नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अभी स्वागत है। अभी जस्ट हमने शिक्षक भर्ती की गुड न्यूज़ दी थी, उसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, या नवोदय विद्यालय में जो जाना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय समिति में जाना चाहते हैं, या दिल्ली एसएसबी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए, या एकलव्य विद्यालय हो गया, इन सारे चीज़ों के लिए सबसे बड़ा न्यूज़ आया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, ये ऑलरेडी जनवरी तक के तो हो चुका था, अभी 6-7 महीना बाद इसका फाइनल जजमेंट आए हैं। बिग न्यूज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस लगा हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट में, उनके बाद ये सुप्रीम कोर्ट अप्लाई किया गया था, अपील किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको फाइनल निर्णय दिया है। ठीक है, देखिए, पहला मैं आपको बता दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग कोई जजमेंट का एनालिसिस करने वाले, इस स्तर पे एनालिसिस करने वाले हैं कि लोगों को जानकारी मिले कि एक्चुअली जो जज हुआ है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बीएड को क्यों रिजेक्ट किया गया ना, अरे यार क्या चले जाता उनसे ये करने का, इसका रीज़न उसके जजमेंट को पढ़ने से आता है। ठीक है, पूरा जजमेंट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि इस आधार पर बीएड को जो प्राइमरी लेवल है ना, खास तौर पे उसके लिए क्या किया गया, अमान्य किया गया है, उसके बेस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और जो भी डिसीजन है सभी को स्वीकार्य होना पड़ेगा। ओके, जैसा भी है, ठीक है। एनटीसी का जो धारा पैरा 29 क्या कहता है, हम वो भी देखेंगे। आरटी एक्ट आर्टिकल 21A में क्या, किस बेसिस पे हमने फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन को लाया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ब्रिज कोर्स का जो बाद में जो 2018 में आया था, वो भी क्या कहता है, ये भी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, नॉलेज बहुत सारा रहता है, इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी रहता है, लेकिन हम उस पार्ट को ज़्यादा बताएंगे जिससे कम से कम इस बच्चों पे जानकारी हासिल हो कि कोई भी चीज़ जब बनती है, हम बात करते हैं आरटी 2009 की बात करते हैं, वो इतना आसानी से बन गया, ऐसा नहीं है। उनके एक एक जो पॉइंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये चीज़ें हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी क्या होता है, तो ये राजस्थान में जो बीटीसी है, खासतौर पे हमारे यहाँ डीएड बोल देते हैं, कई राज्यों में और कुछ बोला जाता है, तो एक ऐसा टाइप का है जो खासतौर पे डिप्लोमा लेवल पे कोर्स होगा, उसे बीटीसी कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये कोर्स इस नाम से पॉपुलर हुआ था केस। अब ये बीएड है, बीएड को तो पता है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, खासतौर पे जो ग्रेजुएशन करने के पश्चात जिसको किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको 12th पास चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में डीएड कहते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जानेंगे, इसके डिसीजन में ये जानेंगे कि इसके जो खासतौर पे 47 पेजेस का इसका जो क्या आया है, इसका हियरिंग आया है। देखो, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये कोर्ट ऑर्डर के आधार पर ही हमें पता चलता है कि ये कोर्ट किया गया है। तो हम इसको मैं पूरा फाइल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें क्लियर हो रहा है, वहीं पे आपको बताएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए देखो, थोड़ा सा लाइन से देखेंगे क्या क्या केस हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी ना, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी, ये सारा चीज़ें आपको मैं लेके चलूँगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो पहला जो केस लगा था, ये लगा था देवेश शर्मा के नाम पे। ठीक है, देवेश शर्मा पहले एप्लीकेंट थे इसके। ठीक है, किनके यूनियन थे, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली ये राजस्थान का शिक्षा बोर्ड था, उसके आधार पे लगाया गया था, क्योंकि वो क्या ले रहा था, रीट लेते हैं। देखो, अलग अलग राज्यों में क्या किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, सीजी टेट होता है। क्या होता है, सीजी टेट, हाँ, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे क्या होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देंगे तो इसको सुपर टेट कहते हैं, सुपर टेट। ठीक है, राजस्थान में जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रीट बोला जाता है, ऐसे। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, एक सी टेट होता ही है, सब कुछ जानते हैं इसको ना। छत्तीसगढ़ में पहले इतना अवेयर नहीं था, लेकिन जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, बहुत सारे लोग के पास फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, तब से सी टेट बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, और केवीएस के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, छत्तीसगढ़ की शिक्षा जो बोर्ड था उसी की तैयारी करते थे, उतना ज़्यादा सेंट्रल में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन अब क्या सारा चीज़ें क्या हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो सभी चीज़ों पे जानकारी रखना जरूरी है। अगर आप कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, केवल ये डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन क्या है सबको पता है। क्या डिसीजन है कि बीएड को क्या किया गया है, इसको हम लोग डिस्क्वालीफाई या नॉट अलाउड किया गया, किसके लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए। लेकिन इसके डिसीजन की कॉपी आप पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस पर। ओके, देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, देवेश शर्मा का एप्लीकेंट आया था। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडियन रिस्पॉन्डेंट था उनका। ठीक है,
पक्ष और ये विपक्ष वाली बातें हैं, ठीक है। इस पे पर बहुत सारे सिविल केस लगना चालू हुए थे, ठीक है। तो ये केस है, कुछ कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ। देखो यहीं पे आएंगे देवेश शर्मा, ठीक है। देखो नाम तो नहीं लेते, लेकिन पहला क्या हुआ समझते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते, ये सारा चीज़ें केस है, पूरा पूरा केस लगा हुआ था, सब केस के एक साथ सुनवाई करते रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ से चालू होता है जजमेंट का। तो ए डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। ये अप्लाई कहाँ किया गया था? राजस्थान हाई कोर्ट में अप्लाई किया गया था। सबसे पहले मैटर क्या है ये जान ले, तो जाके आपको थोड़ा सा समझ आएगा। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, क्या हुआ, एनटीसी क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है ना। नेशनल क्या होता है, देखो ये जो एनटीसी जो होता है ये क्या करता है, पर्टिकुलर एडवाइस करता है, हाँ एडवाइस करता है। एडवाइस क्या करता है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके आधार पे क्या होता है, हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है या फिर एचआरडी हैं, वो सब के सब लोग क्या करते हैं, इनको लागू करते हैं, ठीक है। तो एनटीसी क्या करते हैं, पर्टिकुलर एडवाइस करता है, ठीक है। देखो राजस्थान हाईकोर्ट डेटेड 25/11/2021 को खास तौर पे इनका जज आया था। जजमेंट कब आया था राजस्थान हाईकोर्ट में? 25/11/2021 को। मैं अब लाइन से आपको बताते चलता हूँ क्या क्या हुआ है, एकदम आम भाषा में। सबसे पहले क्या हुआ कि बीएड का जो कोर्स था, ठीक है, बीएड का कोर्स होता है और ये क्या होता है, डीएड का कोर्स होता है। नॉर्मली में क्या था, शुरू में जब बना था तो जो डीएड का कोर्स था वो वर्ग 3, छत्तीसगढ़ में इसको वर्ग 3 कहते हैं, प्राइमरी बोल दो। वर्ग 3 के लिए एलिजिबल था, डीएड करोगे तो आप, ठीक है, प्राइमरी के लिए, और वर्ग 2 के लिए भी रहोगे, ठीक है, ये था। और बीएड के लिए क्या था, वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए था, ऐसा था सिंपल चीज़ों में। बाद में क्या किया गया, एनटीसी के द्वारा, ठीक है, एनटीसी इसको क्या करता है, एडवाइस करते रहता है क्या क्या चीज़ें शिक्षक परिषद में, शिक्षा जो जगत में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए एक पारा एनटीसी के कानून में लिखा गया है, 29 नंबर का पारा। 29 नंबर का पारा क्या बोलता है, अगर केंद्र सरकार संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा या केंद्र सरकार के सुझाव, मंत्रिमंडल के जो भी सुझाव होगा, अगर वो एनटीसी को देता है तो एनटीसी को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 2018 के आसपास में क्या हुआ कि ये जो बीएड था इसको वर्ग 2, वर्ग 1 के साथ साथ वर्ग 3 के लिए भी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल माना गया, ठीक है। और ये बोल दिया गया कि आप बीएड जैसे करेंगे और आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स में क्या रखेंगे कि जो वर्ग 3 के जितने सारे हमारे पैडोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रैक्टिकली और ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उसको आपको कराया जाएगा। लेकिन ये ब्रिज कोर्स कहाँ होता है, ये एक्चुअली कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट स्कूल के थ्रू। तो क्या हुआ इसमें डाइट का एक ऑप्शन आता है। डाइट क्या होता है, ये शिक्षा परिषद पे काम करता है, ठीक है। मतलब गुरुजियों को ट्रेनिंग कैसे देना है, शिक्षकों को ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग में क्या क्या सुधार करना है, ये सारी चीज़ पे काम होता है। इस लेवल पे ये क्या होता था, ट्रेनिंग होता था, ठीक है। तो नॉर्मल क्या था कि केवीएस पिछले बार जो हुआ था उसमें तो अलाउ कर दिए थे। अभी वाले में क्या था कि सुनवाई चालू हो गया था। अब क्या होगा, केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, ये क्लियर है। हाँ चलिए, अब क्या हुआ, ये सारा चीज़ें हुआ ना। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि राजस्थान की जो शिक्षा, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना SCRT होता है, स्कूल शिक्षा परिषद, वैसे राजस्थान की शिक्षा परिषद है। उन्होंने क्या किया, रीट का पेपर लिया, हाँ, और रीट का पेपर लिया तो रीट के पेपर में, मतलब उनका टेट का स्टेट टेस्ट होता है, उसमें क्या किया कि उसने अपने नोटिफिकेशन में खास तौर पे बीएड वाले को मान्यता नहीं दिया। किसके लिए, वर्ग 3 के लिए, पेपर 1 बोलते हैं हमारे यहाँ ना, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला कि बीएड वाले जो रीट का पेपर है वो नहीं दे पाएंगे करके बोले। किसके लिए, वर्ग 3 के लिए, ठीक है। तो इसी में से एक बीएड किया हुआ था बंदा जिसका नाम क्या था, देवेश शर्मा। हाँ, इसने क्या किया कि इसने अपील किया, कहाँ पे अपील किया, हाई कोर्ट पे अपील किया। उसके साथ और भी बहुत सारे सिविल केसेस लगते गए, ठीक है। तो माननीय हाई कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट था, उनका डिसीजन कब आया था, 25/11/2021 को आया था। 25/11/2021 में जो डिवीजन बेंच था उसने क्या बोला था कि खास तौर पे क्या था कि ये अगेंस्ट में था कि ये गलत है। ऐसे देखो मैं पूरा पढ़ता हूँ। ए डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25 नवंबर 2021 इज अंडर चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द अपील। देयर आर 3 रीट पिटिशनर एज वेल एज बिफोर दिस कोर्ट इज द सेम इशू। सारा चीज लगा हुआ था,
ठीक है। SLP बहुत सारे थे इसमें, 20,743 से लेके बहुत सारे SLP लगे हुए थे। ओके, देखो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो खास तौर पे पावर ऑफ अंडर सेक्शन 21 द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, इसमें दिस नोटिफिकेशन मेड B.Ed डिग्री होल्डर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर 1 से 5 ऑल द सेम इन स्पाइट ऑफ द अबो नोटिफिकेशन व्हेन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान इशू एंड जो उसका जो ये निकला था, क्या निकला था, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज ना, तो ये जो निकला हुआ था एडवर्टाइजमेंट वो 11/1/2021 को निकला था। कब निकला था? 11/1/2021 को निकला था। ओके, फॉर किसके द्वारा? रीट के द्वारा। रीट को क्या बोलते हैं? राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेवल 1 का था ये ना, लेवल 1 समझ गए ना, पेपर 1 बोलते हैं हमारे यहाँ। इट एक्सक्लूड B.Ed डिग्री होल्डर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। ये दिस एक्शन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, तो इसके खिलाफ राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया गया? चैलेंज किया गया था, ठीक है। द पिटिशनर श्री देवेश शर्मा, ये B.Ed डिग्री था और इसका जो नोटिफिकेशन किसके आधार पे था? 28/6/2028, जो NTC का बोल रहा हूँ ना, NTC का जो आया था, किसका? NTC का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें B.Ed को पेपर 3 के लिए, मतलब वर्ग 3 के लिए मान्यता दिया था, वो डेट था आपका 28/6/2018। इसी के थ्रू देवेश शर्मा जी क्या किया? वहाँ पे अपील कर दिए कि जब मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं भर सकता हूँ रीट का करके, ठीक है। ही वॉज एलिजिबल था लाइक मैनी अदर सिमिलर कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो इसी फाइल का पिटीशन लगा राजस्थान हाई कोर्ट में, ठीक है। और फिर वो क्या हुआ? पर्टिकुलर डिसीजन, मतलब सारा चीज़ें सुनवाई होती गई। इसका जो हाई कोर्ट में जो अपील किया था उसका डिसीजन कब आया था? अभी बताया मैं, ये आया था आपका 25/11/2021 को। 25/11/2021 को हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो क्या था कि ये खास तौर पे जो B.Ed हैं वो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल नहीं है करके, ठीक है। इसके बाद ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट गया था, ठीक है, अपील किए थे, और तो सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में पुनः हाई कोर्ट के जो मैटर हैं, ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे उस अपील के खिलाफ खारिज किया गया है, मतलब हाई कोर्ट की जो डिसीजन था उसको क्या बोला गया? अनहेल्ड कहा गया है, ठीक है, वही होल्ड रहेगा। ओके, ये चीज़ें हो गया कितना इसका मैटर का। अब हम इसके डिसीजन पे आए। मेरा जो उद्देश्य है इनके डिसीजन को पढ़ने से है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें को कहा गया है, ठीक है। देखिए 28/6/2018 को क्या किया गया था? चैलेंज द लीगल ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये पारा सेक्शन 29 का मेंशन किया गया है, ठीक है, जिसमें खास तौर पे मतलब एक्चुअली क्या था? 28/6/2018 को ये किया गया था NTC ने कि B.Ed कैंडिडेट टू बी अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर करके, तो इसी को क्या किया गया था? पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर द राजस्थान हाई कोर्ट इन द इम्पोज जजमेंट। एक्चुअली इसका पहले से और केस लगा हुआ था, हालांकि 12 में, तो पुरानी बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो 2018 के बाद से एलिजिबल हो चुके थे नेशनल लेवल पे, ठीक है। NTC ने किया था कब? 28/6/2018 को, और इसने क्या किया गया था? पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन टेकिंग बाय द NCT ना, NCT आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इशू डायरेक्शन इन द रिगार्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द NCT एक्ट। इसके सेक्शन 29 ये बोलते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एडवाइस करता है तो उनको मानना पड़ेगा, मोटा मोटा ऐसे ही था। एंड द हाई कोर्ट वाज रॉन्ग इन इंटरफेयरिंग विथ द पॉलिसी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें यही बोला गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है तो हाई कोर्ट अगर इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो ये रॉन्ग है, ऐसे करके बोला था। द NCT ब्रॉडली एग्रीज विथ द सबमिशन विच हैव बीन मेड बाय श्री, ये जज वज का नाम दिया हुआ है, सारा चीज़ें, ठीक है। और बढ़ते कुछ कुछ डिसीजन पे, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री, ये मैं पारा नंबर पैराग्राफ 8 पढ़ रहा हूँ, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इज टुडे इज ए फंडामेंटल राइट। देखिए अब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा क्या राइट टू एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन भारत के अलग अलग मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों में से आर्टिकल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार बाद में क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे एक और डिसीजन दिया था 1978 पे। 1978 पे एक डिसीजन आया था खास तौर पे इसमें मेनका गांधीवाद पे, और उसमें क्या बोला था? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है करके,
ना, तो आपका जो जीवन है वो क्या होना चाहिए, आपकी गरिमा पूर्ण होनी चाहिए। तो इसी की व्याख्या करते हुए, ठीक है, बाद में क्या हुआ था कि 86 अमेंडमेंट करके ना 2002 बनाया, हालांकि 2010 में लागू हुआ था, और 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया कि 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष लिखेंगे, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको, ठीक है, देखो मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, प्रारंभिक शिक्षा। एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज टुडे इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है किसके तहत? आर्टिकल 21A के तहत है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी चाइल्ड मतलब 14 साल तक की हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू हैव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, देखो, फ्री मतलब होता है मुफ्त, उसको कहीं भी शिक्षण शुल्क देने की जरूरत नहीं है, और कंपलसरी एलिमेंट्री मतलब अनिवार्य शिक्षा देना है। क्या देना? अनिवार्य, कोई भी छूटे ना, ठीक है, ये 2 चीजें। बट देन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज ऑफ नो यूज अनलेस, वो कोई भी क्या होगा? नो यूज अनलेस, अगर वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, मतलब उपयोगी नहीं हो पाएगा, अनलेस यदि इट इज आल्सो इज अ मीनिंगफुल एजुकेशन ना, मतलब क्या होना चाहिए कि फ्री और अनिवार्य जब तक कि उपयोगी नहीं होगा तब तक कि कब? जब वहाँ मतलब ये कब काम आएगा? जब वो मीनिंगफुल एजुकेशन ना, मतलब आपका यथार्थ शिक्षा बोल सकते हो, यथार्थ शिक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फ्री और अनिवार्य के साथ यथार्थ शिक्षा भी इंक्लूड होनी चाहिए। मीनिंगफुल एजुकेशन, इन अदर वर्ड, अलग वर्ड में, एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ टू बी गुड क्वालिटी। इंपॉर्टेंट है ये जो क्वालिटी वाली जो बात बोली गई है, इसी के आधार पे ही बीएड को अलग किया गया है। एंड नॉट जस्ट अ रिचुअल और फॉर्मेटली, ठीक है, ये यहीं से पता चल जा रहा था कि डिसीजन क्या कहने वाला है, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा था कि जो फ्री और अनिवार्य एजुकेशन की जो बात कही जा रही है वो क्या है? पर्टिकुलर एक मीनिंगफुल एजुकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज हुआ। आवर प्रोग्रेस इन अचीविंग एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल हैज बीन स्लो, ठीक है, इन सम वे द स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट टू द राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये जब लागू किया गया पार्ट 4 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल 45, बाद में 45 जो अमेंडमेंट है जिसको हम लोग को बोलते हैं डीपीएससी का बात बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला गया? फिर जैसे कि 0 से 6 वर्ष किया गया, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों को राज्य सरकार क्या करेगा, राज्य या केंद्र सरकार क्या करेगा, इनको भी मुफ्त शिक्षा देने की कोशिश करेगा करके, ठीक है, आंगनबाड़ी ये सब खोलते हैं, इसके आधार पर बोल रहे हैं। ये चीज़ें हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट। पैरा नंबर 14 पढ़ रहा हूँ मैं। द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जब ये एनईपी आया था 1986 में, मॉडिफाई इन द ईयर ऑफ 92 नहीं, इसका 2 बार अमेंडमेंट हुआ है ना, एक 1986 में आया, एक 1992 में अमेंडमेंट भी किया गया था, यशपाल कमेटी सर लोग थे उस समय। डिक्लेयर दैट फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया? सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, मतलब जो शिक्षा दी जा रही है वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी होनी चाहिए। बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स बिफोर द नेशनल इंटर द नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब 21 सेंचुरी के पहले, 1992 की बात है, आपको कैसे एजुकेशन देना है? सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो ये सारा चीज़ें हो गया। उसके बाद इसमें है चिल्ड्रन हैव अ फंडामेंटल राइट टू फ्री एजुकेशन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। ओके, अब आता है इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। 83 अमेंडमेंट भी किया गया था, बाद में इसको 86 अमेंडमेंट में फाइनलाइज किया गया, और फाइनलाइज कब हुआ? 2002 में हुआ, क्योंकि एनईपी सबसे पहले कब बना था? 1986 में। देखो, सबसे पहले 1968 में बना हुआ है, हाँ, दिलीप सिंह कोठारी कमेटी हम लोग पढ़ते हैं, 86 हो जाएगा, उसके बाद 1992 हो जाएगा। और इसी का प्रोग्रेसिव पार्ट क्या देखने को मिला हमें? 86 अमेंडमेंट देखने को मिला, कब? 2002 में, जब हमने राइट टू एजुकेशन को क्या किया? लागू किया, ठीक है। तो ये 86 अमेंडमेंट 2002 को हमने 21A में अमेंडमेंट कर दिया गया, ठीक है। बाद में राइट टू एजुकेशन आया 2009 में। तो ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 21 क्या बोलते पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री ए कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एस द स्टेट मैनी बाई लॉ डिटरमिन। तो ये सब आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि फाइनल 1 अप्रैल 2010 को हमारा जो RT था ना, राइट टू एजुकेशन, ये लागू हो गया भारत में
1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, पार्लियामेंट में 20 अगस्त को आया था, लेकिन 1 अगस्त 2010 को लागू हो चुका था। अब इसमें दो बातें बोला जा रहा है, क्या क्या, एक फ्री बोला जा रहा है और एक क्या बोला जा रहा है, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। बट इक्वालिटी इंपॉर्टेंट वर्ड बी, देखो इक्वाली मतलब बराबर तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड बी क्वालिटी ऑफ दिस एजुकेशन, हम क्वालिटी पे भी उतना ही काम करेंगे बोला था। ठीक है, द प्रीएम्बल टू द एक्ट, इसका जो प्रस्तावना है इस एक्ट का, वो क्या बोलते हैं, देखो दैट एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू बी प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ये जो सेटिस्फैक्ट्री है ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, बीएड के लिए कहीं ना कहीं एक कांटा बना था। ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और उसकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया। तो सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन ए फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाइज सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके जो नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं उस सारे चीज़ों को क्वालिटी लेवल पे चेक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रेम्बल में ऑलरेडी लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन का। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट किसका, क्वालिटी एजुकेशन का हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिकम मीनिंगलेस रह जाता है इफ वी मेक कंप्रोमाइज। वी में किसमें कंप्रोमाइज किसमें करेंगे, क्वालिटी। वी मस्ट रिक्रूट द बेस्ट क्वालिफाइड टीचर, हमें क्या करना है, एक बेस्ट क्वालिफाइड टीचर को रिक्रूट करना है। अ गुड टीचर इज द फर्स्ट assurance of the quality education in a school। ठीक है, any compromise on a qualification of teacher would necessarily mean a compromise on the quality of education। ठीक है, तो ये चीज़ें को बात कर गया। कुछ कुछ उन्होंने अमेरिका के कोट भी किए हुए हैं जज साहब ने, कि टीचिंग इज द नॉट अ लॉट आर्ट बट द रिगार्ड फॉर इट इज अ लॉस्ट ट्रेडिशनल। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इन 2 लेवल। एक लेवल होता है प्राइमरी लेवल जो 1 से 5 तक होगा, और एक बी होता है जिसको सीनियर प्राइमरी लेवल होता है। ये क्या होता है, 6 स्टेट। देखो यहाँ तक के पूरा जो व्याख्या है खासतौर पे 13 पेज से पहले तक के, वो पूरा राइट टू एजुकेशन को बहुत अच्छे से बताया गया है। कभी भी आप प्री मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हैं, तो आप राइट टू एजुकेशन को इसी लेवल पे आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखो बताने का मतलब यह है कि किस बेसिस पे उस डिसीजन को पलटा गया है या किस बेसिस पे उस डिसीजन को कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तर्क लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैक्चुअल और बहुत सारे क्रोध होना, ये होना, ये सारी चीज़ें बात तो वो भी बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन स्पेशल क्या है, फैक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चलिए अब आता है हमारा कौन सा, कि 2 लेवल पे होता है, 1 से 5 और क्या होता है 6 से 8वां तक के। ठीक है, सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इज नॉट ओनली प्रोवाइडेड एज होल सेल डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। आगे बढ़ते हैं, कुछ को मैं स्किप करूंगा। सेक्शन 23 क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट था कि क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटेड एंड द टर्म्स एंड कैंडिडेट ऑफ सर्विस ऑफ टीचर। तो जो टीचर के जो क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इस पे बात किया था सेक्शन 23 पे। ठीक है, सेक्शन 23 की बात करें तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए द एकेडमिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 21(1) द एक्ट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ना टीचर एजुकेशन कैसा होगा, इसके लिए एनसीटी गठित की गई है। विच ब्राउट नोटिफिकेशन 23/8/2010 को ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें क्या क्या चीज़ें चाह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत एज प्राइमरी एज वेल एज अपर प्राइमरी लेवल, इंटर, ये सारा चीज़ के बारे में बताया। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2010 में एनसीटी ने क्या क्वालिफिकेशन बोला था। ठीक है, जहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ा उसको 2018 में। पहले क्या बोला था, देखो सीनियर सेकेंडरी फॉर इज इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा, मतलब 50% का आपका क्या होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए। ठीक है, मैं 12वीं इसलिए बोल रहा हूँ, कई जगह सीनियर सेकेंडरी को कुछ भी बोलते हैं, मैं 12वीं बोल रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 2 साल का अपना डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम लोग डीएड कहते हैं। ठीक है, इसके लिए होना चाहिए। आगे क्या बोला, देखो आर लगाया है ना, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आर लगा रहा हूँ। आर मतलब होता है ये नहीं तो ये, ऐसा। फिर क्या बोला है, सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45 मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, बाई वेदर नेम अननोन, जो भी अपने नाम पे आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रिकॉग्निशन कब, 2002 के तहत। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर। अगर आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बीएलडी बोलते हैं ना, बीएलडी बोलते हैं, वो वाला 4 साल वाला है और आप 12वीं पास हो 50% से, तो भी कर सकते हो। या सीनियर सेकेंडरी आप 50% के साथ हो और 2 साल का आपका क्या है, स्पेशल एजुकेशन लिए हो, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में तो भी मान्यता है। पास इन क्या है, आपको टेट पास होना पड़ेगा। टू बी कंडक्ट बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन
अकॉर्डिंग विथ द गाइडलाइन फॉर्म बाय द एनसीटी फॉर इट्स पर्पस। ठीक है, तो अगर आपका C-TET है पास, देखो C-TET पास है, आप 45% लाए हो या 45% लाए हैं, 50 से 45% लाए हो, हाँ कई राज्यों में 45%, कई राज्यों में 50%, कई जगह छूट दिया गया है 5% का। ठीक है, साथ ही साथ क्या दिया गया है आपका 12वीं का परसेंटेज, साथ ही साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा या 4 वर्षीय वाला जो BLL वाला कोर्स होता है ना। ठीक है, BLL वाले में क्या होता है जनरली, इसमें क्या करते हैं कि BA करेंगे तब 3 साल होगा और 2 साल B.Ed का, तो दोनों को चारों को मिला के जो कोर्स निकाला गया उसको बोलते हैं BELED। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में भी चालू हो चुका है ये। ओके, ये चीज़ें किसके लिए हो गया भाई, अपने प्राइमरी के लिए हो गया। द अबो नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 डज नॉट प्रोवाइड B.Ed एज अ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माननीय कोर्ट ने ये बोला है कि जब एनसीटी ने 2010 में नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कहीं भी B.Ed को वर्ग 3 के लिए क्वालिफाई नहीं पाया गया था, नहीं माना था वो। ठीक है, लेटर दिस नोटिफिकेशन वाज अमेंडेड ना, बाद में हालांकि इसको क्या कर दिया गया, अमेंडेड कर दिया गया, बट B.Ed वाज नेवर इंक्लूडेड, मतलब उस समय B.Ed इंक्लूड नहीं था। टिल द इमर्ज नोटिफिकेशन डेटेड 28 से 2018 को क्या किया गया, NTC ने अमेंडमेंट कर दिया गया ना, कब किया 28 से को, और 28 से 2018 को क्या कर दिया गया, इसमें अमेंडमेंट करके यहीं पे B.Ed को जोड़ा गया। ठीक है, एन इसेंशियल एजुकेशन फॉर द टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 करके। तो ये डेट बाद में अमेंडमेंट किया, मूल रूप से जब आया था आपका 2010 में, उस समय नहीं था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या हो चुका है, अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल हैज 3 क्वालिफिकेशन, ही मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, एक दूसरा ही मस्ट हैव अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग DLED बोलते हैं। ठीक है, बाय वेदर नेम इट इज कॉल्ड इन द स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम जानते हैं। ही शुड देन पास एन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाय द स्टेट नॉन टेट, ये चीज़ें लिखा गया था। ठीक है, मतलब इसमें 3 पर्टिकुलर बोला गया, एक तो 12वीं पास होना चाहिए, एक में क्या बोला गया आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLD होना चाहिए। ठीक है, जो अलग अलग नामों पे अलग अलग जाना चाहे, और ही शुड देन पास इन एग्जामिनेशन टू बी टेट पास होना चाहिए। द एकेडमिक अथॉरिटी विच इज NCTA कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन एंड क्वालिफिकेशन टीचर इज अब्सोल्यूट नेसेसरी, ये सबको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कुछ बातें बोला गया है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैसे बोला गया है, देखो थोड़ा बोल लगेगा लेकिन सही है, हम कारण पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। द एकेडमिक अथॉरिटी विच इज NCTA कंसिडर द अपॉइंटेड ऑफ ट्रेन एंड क्वालिफाइड टीचर एज एन अब्सोल्यूट नेसेसिटी इन प्राइमरी स्कूल। ठीक है, इट इज़ फॉर दिस रीजन, मतलब क्या हुआ कि इस समय की जब परिस्थिति था उस समय NCTA को क्या लगा कि जो एकेडमिक का अथॉरिटी हैं उसका यूज़ करते हुए उन्होंने ट्रेन और क्वालिफाइड टीचर एज एन अब्सोल्यूट नेसेसिटी इन प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल में अब्सोल्यूट नेसेसिटी था ना, उनकी उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जो D.Ed वाला जो मांग रहा था, इसी वजह से इट इज़ फॉर दिस रीजन, इस कारण से ही दैट द क्वालिफिकेशन विच हैज़ क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया फॉर ए टीचर इन प्राइमरी स्कूल वाज अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नॉट एनी अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग B.Ed। तो B.Ed को उस समय भी नहीं मांगा था, उस समय क्या बोला गया था कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसे करके बोला है ना, B.Ed डायरेक्ट लिखा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टेट वॉल्ड बी फर्दर टेस्ट द स्किल ऑफ कैंडिडेट टू हैंडल स्टूडेंट एज अ प्राइमरी लेवल, ऐसे मतलब उसको हैंडल कर सकता है। ये हैंडल स्टूडेंट जो बात बोला गया है ये भी कहीं ना कहीं बातें को रखता है कि नहीं, इसको क्या कहा गया था पर्टिकुलर, एक ऐसा है कि चलो अच्छे टीचर नहीं है तो हम इसको हैंडल करने के लिए रखते हैं, ऐसे कर। इट मस्ट बी इम्पैच्ड द पैडोलॉजिकल अप्रोच। अब देखो इससे क्या होता है कि जो पैडोलॉजिकल अप्रोच होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, रिक्वायर फ्रॉम ए टीचर ऑफ प्राइमरी लेवल इज अ सम मैनर यूनिक, उसके मैनर यूनिक कितने अच्छे होने चाहिए। दिस आर द इनिशिएटिव फॉर्मेटिव ईयर्स विच अ स्टूडेंट हैज जस्ट स्टेप inside a classroom and therefore need to be handled with care and sensitive, उतने ही सेंसिटिव और उतने ही केयर के साथ वो हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। A candidate who has a diploma in elementary education is trained to handle student is this level is he has
अंडरगोन अ पेडोलॉजिकल कोर्स स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना, कि जो पेडोलॉजिकल अप्रोच चाहिए था, जो पेडोलॉजिकल कोर्स बना हुआ था उनके लिए, वो उस मैनर्स के साथ, उस बिहेवियर के साथ, उस सेंसिटिवनेस के साथ आप उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको भी देखा जाना चाहिए था। ठीक, ओके, यही सारा चीज़ था। तो ये चीज़ों में बताया गया है कि खास तौर पे कि जैसे कि चाइल्ड है तो उनको, चाइल्ड को कैसे आपको पर्टिकुलर उसको ये रखना है, कैसे उसको, क्योंकि देखो पहले से 5वीं वाले बच्चे, देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बीएड किया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ों को समझिए। कल के क्षेत्र में आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो इस आधार पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें के आधार पर लिया गया है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। बीएड एज फॉलोस, देखो प्रिम्बल में बीएड में क्या बोला गया है, अब रेगुलेशन देखते हैं बीएड का। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम जनरली नाउन इज द बीएड कहते हैं इसको। बीएड में क्या बोला गया है, डीएड में क्या बोला गया था वो तो पता चल गया, प्राइमरी लेवल के क्या चाहिए वो भी पता चल गया। अब बीएड में क्या बोला गया है, तो बीएड क्या है भाई, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम जनरली नाउन इज बीएड इज अ प्रोफेशनल कोर्स दैट प्रिपेयर टीचर ऑफ अपर प्राइमरी और मिडिल लेवल। अपर प्राइमरी मतलब होता है आपका 6वीं से 8वीं, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब देखो इसमें 9वीं 10वीं हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल हो जाएगा, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी मतलब क्या हो जाएगा, 11वीं एंड 12वीं हो जाएगा। ओके, द प्रोग्राम शैल बी ऑफर इन कंपोजिट इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड एज द क्लॉज बी ऑफ रेगुलेशन 2। तो ये बीएड का प्रिम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ों को बोल रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट एज अ बीएड कोर्स इज नॉट डिजाइन फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, उसमें लिखा ही नहीं गया, ऐसे करके इसका कहना था, ठीक है। चलिए, ये सारा चीज़ों को हो गया। हम कुछ को और डिसाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ मिला था हमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट बुक एंड, ये तो चाइल्ड लेवल की बात कर रहा है, ठीक, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे सेंसिटिव लेना है, वो चाइल्ड लेवल में भी है, क्योंकि उसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम से एक रखा गया, उसके लिए सेंसिटिवनेस की बात की गई है, जो कि पर्टिकुलर उस चीज़ों को पढ़ाया जाता कहाँ पे, डीएड में, वो बीएड में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। देखो मैं लास्ट पढ़ देता हूँ। द पेडोलॉजिकल स्किल ऑफ अ टीचर, पेडोलॉजिकल स्किल ऑफ अ टीचर मस्ट बी गिवन अ वेरी हाई प्रायोरिटी। सबसे जो प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है, पेडोलॉजिकल स्किल होता है, ठीक है। बट आवर प्रायोरिटी सीम टू बी डिफरेंट, ठीक है, ओके। इट इज नॉट टू इम्पैक्ट क्वालिटी एजुकेशन बट टू प्रोवाइड मोर जॉब एवेन्यू टू बीएड ट्रेन कैंडिडेट। अब यहाँ पे 2 बातें को बोला गया। एक तो बोला गया कि पेडोलॉजिकल स्किल, पेडोलॉजिकल स्किल का संबंध किससे हो जाएगा आपका, इसका जो संबंध हो जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से हो जाएगा, ठीक है। और एक जो बात था वो क्या था, बीएड को अगर हम लोग देते हैं तो इससे जॉब मिलेगा उस बंदे को ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा उसको। अब इन दोनों पे क्या किया गया, तर्क लगाया गया कि इनके दोनों में से प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, क्योंकि पूरा रियल केस एक्चुअली इसी वजह से लगा हुआ है कि केवल बीएड किया है उस वजह से उसको जॉब अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं किया जाए, या क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि देखिए यहाँ पे, बट टू बी प्रोवाइड मोर जॉब एवेन्यू टू बीएड ट्रेन कैंडिडेट एज दिस सीम टू बी द ओनली रीजन फॉर देयर इंक्लूजन। इनको शामिल करने का केवल एक ही रीजन क्या था कि इनको जॉब से वंचित नहीं किया जाए। आ रहा है समझ में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ओवरवेलमिंग एविडेंस दैट बीएड कोर्स इज नॉट अ सुइटेबल कोर्स फॉर प्राइमरी क्लासेस, ठीक। देखो इसमें किसी को कुछ बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा वो बात का बात है, लेकिन इसका जो बेस क्या था, ये बेस था ना। कई बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि क्यों हटा दिया गया यार, क्यों जोड़ता है, क्यों हटाता है। तो हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, आप इन दोनों को पर्पस को समझे और इसी के आधार पर इसको जजमेंट को दिया गया था, ठीक है। कि जॉब एवेन्यू केवल बीएड को शामिल करने का एक ही है, जॉब एवेन्यू, जबकि खासतौर पे जो रिट में किया गया था वो क्या था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पेडोलॉजिकल अप्रोच इनका अलग था, जिससे मैनर हो गया, ठीक है, उनके सेंसिटिवनेस हो गया, ये सारी चीज़ों को लेके, ओके। ठीक है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% ऑफ द बैचलर ग्रेड एजुकेशन। चलिए ठीक है, और ज़्यादा वीडियो में और बहुत सारी चीज़ों को बोला गया है। आप कभी भी जैसे रहेंगे तो इसको पढ़िएगा। अगर शिक्षा जगत में आप कदम रख रहे हैं, गुरुजी बनने का सोच रहे हैं, या आप अच्छे विद्यार्थी हैं ना, शिक्षा के जो प्रशासन है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, या मेरे को लगता है कि आप सीजीपीएससी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि पेपर 7 का जो पार्ट है वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव में जो आरटी है, ठीक है, 2009, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहाँ पे आप अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है।
बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ये 43 पेजेस का है। इन केस ऑफ दिस नेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस, ठीक है। ये सारा चीज़ों को बताया गया, एक तो जनरल पॉजिटिव डिसीजन ऑफ स्टेट का था और सेकंड क्या था, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द स्टेट का था। ओके, ये सबको छोड़ते हैं। डिसीजन वेदर टू इंक्लूड इन एक्सक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन प्राइमरी स्कूल इज एन एकेडमिक डिसीजन। ये क्या था, एक एकेडमिक डिसीजन लगता है। विच कैन बी टेकन आफ्टर प्रॉपर स्टडी करना चाहिए एंड एकेडमिक बॉडी को ही पर्टिकुलर इसका डिसीजन लेना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए माननीय हाईकोर्ट ने तो क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, लेकिन सारा जो रेगुलेशन अब बनेगा वो कौन बनाएगा, फिर एनसीटी बनाएगा ना, एनसीटी बनाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, टेक्निकल एजुकेशन बना हुआ है, एकेडमी बना हुआ है, तो उनको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करें कि विच हैज बी टेकन आफ्टर प्रॉपर स्टडी बाय द एकेडमिक बॉडी, ठीक है, जस्ट लाइक एनसीटी, एंड शुड बी बेटर लेफ्ट टू द एक्सपर्ट बॉडी। जो भी एक्सपर्ट बॉडी होते हैं उनको ठीक से डिसीजन लेना चाहिए, इस डिसीजन। But as we have seen the decision of the include B.Ed as a qualification is not a independent decision of the NCT। तो ये डिसीजन केवल NCT का नहीं होना चाहिए, ऐसे करके इट वाज अ डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NCT वाज सिंपली ओके, मतलब दोनों का डिसीजन था, ठीक है। तो इसका सारा चीज़ें हो गया, बट विदाउट गेटिंग इनटू द आर्गूमेंट एंड ये सब चीज़ें हो गया। मतलब कहने का मतलब मेरा जो समझाने का उद्देश्य था वो लगभग पूरा हो चुका है कि किस आधार पे इनको माना गया है, ठीक है। क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ठीक, इससे बोला गया, मतलब एनसीटी क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एंड लेट डाउन अ पार्टी एक्ट, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है, द नोटिफिकेशन गोज अगेंस्ट द पर्पस, इनके जो पर्पस होते हैं उसके अगेंस्ट है वो जो एनसीटी का 2018 का जो आया जिसमें बीएड को शामिल किया गया है, किसका अगेंस्ट है, वो पर्पस का अगेंस्ट है। पर्पस क्या है, तो पर्पस वही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ठीक है, ओके। ये लास्ट लाइन है अपना, वी आर द ओपिनियन दैट द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट हैव इग्नोर द नोटिफिकेशन विल इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर रीट इवन इट द स्टेट गवर्नमेंट वाज द ओपिनियन दैट सच नोटिफिकेशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर एनी रीजन इलीगल, ठीक है, दैट सेम हैव टू बी स्टे एंड सेड अवॉइड बाय द कंप्लेंट कोर्ट बिफोर इट इज कुड बी इग्नोर, ठीक, ये हो गया। वी वाट द राजस्थान हाई कोर्ट हैज स्टार्ट अबो इज द सेटल लीगल पोजीशन इन अ रिसेंट 3 जज, ये सारे जज का नाम दिया गया है, ठीक है। कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव हैं, सारा चीज़ में क्या बोला गया है कि अपील आर डिसमिस, देखो द अपील आर डिसमिस बोला गया, मतलब अपील जो किया गया था ना सुप्रीम कोर्ट में उसको डिसमिस करते हैं, एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021, 25/11/2021 को जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया था राजस्थान हाईकोर्ट का उसे अपहेल्ड किया जाता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जाता, उसको अपहेल्ड किया जाता है। द नोटिफिकेशन डेटेड 28 से 2018, अब 2018 का जो नोटिफिकेशन था किसका, एनसीटी का, ठीक है, ये क्या हो जाता है, क्विज्ड हो जाता है एंड सेट असाइड द रीट पिटिशन एंड ऑन द पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ द लाइट ऑफ द, ये सारा चीज़ें हो गया। मुझे लगता है कि हमने जो उस मैटर पे हमारा जो उद्देश्य था उसको हमने अच्छे से पढ़ा पाया, समझा पाया और उसको पढ़ लिया। कभी भी कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तो उनको क्लियर पढ़ने की ज़रूरत है आज के दौर पे, क्योंकि भड़काने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रियल फैक्ट के साथ जिसको एनालिसिस किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। इसका जो ये है जय PSC एकेडमी की, आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा जय PSC एकेडमी।